सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों की जिज्ञासा आई है और यह विषय है क्या शरीर और चेतना अलग चीज है या ये चेतना कोई अलग तत्व है। तो अब चेतना के विषय में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और आज कल जो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, फिजिक्स और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन का, वह चेतना ही है। इसी पर सारा शोध हो रहा है। मनुष्य जब सोचता है तो उसे यह बात समझ में नहीं आती है कि यह सोच आ कहाँ से रही है। जब वह फील करता है तो यह बात वह सोच नहीं पाता है कि फीलिंग आ कहाँ से रही है। जब स्मरण करता है तो स्मृति कहाँ से आ रही है, इस चीज को वह नहीं खोज पा रहा। हालांकि मस्तिष्क में जो शोध हुए हैं उससे पता चलता है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो हैं वो सोच से, जैसे आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका जो उसमें जो है मेमोरी रहती है, सोच रहता है। हिप्पोकैम्पस रीजन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मिड कॉर्टेक्स है। तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है माइंड का, उसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और इसके कारण जो है हम सोच पाते हैं और हमारा माइंड कम्युनिकेट करता है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर माइंड को, हमारा जैसे माइंड का जो हिस्सा है, अगर उसको ऑब्जेक्शन उसमें लगा दिया जाए, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया जाए, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों में जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में, तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, यह जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जब उसके बीच के रीजन को, हिस्से को, जो उनको जोड़ने वाली चीज़ें हैं, वे नसें हैं, उनको जब काट दिया जाता है तो लगता है कि यह बाधित हो गया। मस्तिष्क के कुछ हिस्से को जब इंजरी पहुंच जाती है, जैसे हिप्पोकैम्पस रीजन को या कॉर्टेक्स रीजन को, तो देखा जाता है कि फिर वह व्यक्ति सोच विचार नहीं कर पा रहा है ढंग से, यानी उसमें इम्पेयरमेंट आ जा रहा है। यदि मनुष्य के दिमाग को या दिमाग के कुछ हिस्से को निकाल दिया जाए तो उस मस्तिष्क में क्या होगा, उसमें थॉट प्रोसेस बाधित हो जाता है। रिकॉग्निशन प्रोसेस जो है, पहचान की जो बात होती है, किसी को पहचानना, तो यह भी बाधित हो जाता है। अगर किसी के दिमाग में और अतिरिक्त दूसरे का दिमाग डाल दिया जाए तब क्या होगा? क्या उसका और रिकॉग्निशन बढ़ जाएगा? क्या उसकी सोच समझ बढ़ जाएगी? उसमें पर्सनालिटी कैसे हो? क्योंकि हम लोग का, हर व्यक्ति का पर्सनालिटी अलग होता है। हर माइंड
जो है अलग ढंग से व्यवहार करता है, और व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु में भी अलग अलग पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो देखा जाता है। तो चेतना का यह जो विस्तार है यह बहुत रहस्यमयी है, और अभी तो इसमें शोध ही हो रही है, अभी प्राथमिक स्टेज है यह विज्ञान का जो इसमें शोध कर रहा है। हम मर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी चेतना कहाँ चली जाती है? मरने के बाद भी कोई चेतना रह जाती है, कोई याददाश्त रह जाती है या नहीं? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यदि उस रहस्य को सुलझा लिया जाए तो जिंदगी के बहुत सारे रहस्य सुलझ जाएंगे। अन्यथा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो जितनी यादें हैं, माता पिता संबंधित, घर परिवार, देश दुनिया, और जो कुछ भी जीवन में पढ़ा है, लिखा है और जो अनुभव किया, ये सब समाप्त हो जाएंगे। अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या जो हमारी पर्सनालिटी है वह क्या एक मैटर का ही फंक्शन है? क्या हमारा बॉडी जो है उसका ही एक्सटेंशन यह माइंड है, और माइंड का ही यह फंक्शन है कॉन्शियसनेस, या माइंड से भिन्न भी चेतना है? माइंड में सर्किट बहुत सारे हैं, कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाएं न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन जो है फायर करते हैं, उससे जो है आपस में कम्युनिकेशन होता है। और कोशिकाओं में देखा जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है। और रोजर पेनरोज जो हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने बताया है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए जिम्मेवार जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, चाहे हमारा न्यूरॉन जो है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, तो उस माइक्रोट्यूब्यूल में जो माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन है यह जो है फंक्शन करता है। यहाँ पर क्वांटम कम्युनिकेशन होता है, यानी ये जो फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल में, यह जो है यह इस तरह का फंक्शन होता है जो साइमल्टेनियस होता है, यानी बिल्कुल एक साथ ही सूचनाएं पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हमारा माइंड नहीं डेवलप था, अब प्रश्न उठता है, जो लोग सिर्फ यह सो कहते हैं कि नहीं हमारा मस्तिष्क का ही फंक्शन है सिर्फ यह चेतना, तो प्रश्न उठता है कि जब मस्तिष्क नहीं था तो क्या चेतना नहीं थी? जब हम रात को सोते हैं, गहन नींद में सोते हैं, या जब हम कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तब हमारी चेतना कहाँ जाती है? तब क्या हमारी चेतना नहीं होती है? तब हमें अपना बोध नहीं होता है कि हम हैं भी या नहीं हैं। तब न हमें परिवार का बोध होता है, न दुनिया जहान का बोध होता है, न किस धर्म के हैं, न किस जाति के हैं, न किस वर्ण के हैं, किस देश के हैं, कौन सी हमारी भाषा है, कुछ आता पता नहीं होता। उसके बाद पुनः जो है जब हम वापस आते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति वापस आ जाती है, मेमोरी वापस आ जाती है, और हमें लगता है कि हमारी चेतना वापस लौट गई। लेकिन जब हम बेहोशी की हालत में थे तो क्या सचमुच में चेतना नहीं थी? या चेतना का कोई हिस्सा सिर्फ नहीं था? चेतना तो थी, परंतु हमारी मेमोरी तक पहुंच नहीं हो रही थी। और वह मेमोरी, और मेमोरी में भी वह मेमोरी जो कि जिसको हम रिट्राइव कर पाते हैं, जिसको हम याद कर पाते हैं, उससे हमारा दिमाग उस समय भी काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि दिमाग का फंक्शन बिल्कुल ऑफ हो गया था। जब मनुष्य सो जाता है या जब कोमा में चला जाता है तो एमआरआई से देखा जा सकता है कि हमारा माइंड जो है उस समय भी काम कर रहा है जिस वक्त हम सो रहे हैं या जिस समय हम बेहोश हैं। और सिर्फ माइंड ही नहीं बल्कि हमारी अन्य कोशिकाएं भी काम कर रही हैं एज यूजुअल।
और हमारे शरीर के अन्य फंक्शंस जैसे कि गुर्दा छानने का काम कर रहा है, जैसे कि फेफड़ा जो है सांस लेने का काम कर रहा है डायफ्राम के साथ, जैसे कि हृदय जो है धड़क रहा है, यानी ये सब गतिविधियां तो हो रही थी। तो कौन सी गतिविधियां नहीं हो रही थी? जो वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, कुछ करना, ये सब नहीं हो रहा था। लेकिन जो यानी हमारा बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन बॉडी के पार्ट्स फंक्शन कर रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। हमारा बॉडी एकजुट होकर के काम नहीं कर रहा था, लेकिन बॉडी के जो पार्ट्स थे, अंग हैं, वे सब तो काम कर रहे थे। और जो बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे थे, इसका मतलब हमारी चेतना काम कर रही थी। लेकिन फर्ज करें कि बॉडी के पार्ट्स जब डेवलप नहीं हुए थे शरीर में, बॉडी के पार्ट्स भी तो बाद में बने, पूरा बॉडी तो बाद में बना, लेकिन बॉडी के पार्ट्स उसके पहले बने। लेकिन जब बॉडी के पार्ट्स भी नहीं बने थे, जब वो भ्रूण में जब वो कुछ कोशिकाओं का ही एक समूह था बस मात्र, जब उस वक्त स्पष्ट नहीं हुआ था कि इसमें से कौन हृदय है, कौन आंतें हैं, कौन जो है फेफड़ा है, कौन डायफ्राम है, कौन लीवर है, कौन किडनी है, कौन आई है, कौन इस तरह के जितने फंक्शन हैं बॉडी में, जितने पार्ट्स हैं, ये डेवलप नहीं हुए थे। उस वक्त क्या चेतना नहीं थी? चेतना नहीं थी तो फिर वे विकसित कैसे हो रहे थे? यानी जब बॉडी का पार्ट्स नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, छिपा हुआ था, रूडिमेंट्री था वह, अब वो प्रकट हो रहा था, उस समय भी चेतना थी, कोई प्रेरणा थी जो उसको प्रेरित कर रही थी, जिससे कि वो उभर करके आ रहा था, बाद में डेवलप हुआ। तो जब वो कुछ कोशिकाओं का समूह था, जब टिश्यूज के रूप में था, उत्तकों के रूप में था, अभी उसमें फंक्शन का इस तरह का डिवीजन नहीं हो पाया था। अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब ये न्यूरॉन सेल्स बन गए हैं, तो अब ये सर्कुलेटरी सेल्स बन गए हैं, तो अब ये अभी इस तरह के डिवीजन अभी नहीं हो पाए थे। तो उस वक्त सिर्फ जो सेल्स थे बस, अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये वे सेल्स थे, ये सेल्स। उस वक्त क्या चेतना नहीं थी? उस वक्त भी तो चेतना थी। उस वक्त भी तो उसके भीतर कोई प्रेरणा थी जो उसको गाइड कर रही थी। उस वक्त भी प्रोटीन बन रहे थे, प्रोटीन फंक्शन कर रहे थे, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा था, स्पाइंडल फॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब है कि कोई न कोई वहाँ पर फंक्शन कर रहा था, कोई न कोई उसको इंस्पायर कर रहा था, कहीं न कहीं से उसको इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, कहीं न कहीं से सूचनाएं आ रही थी, कहीं न कहीं से बहाव हो रहा था सूचनाओं का। अब उस पर भी आ जाते हैं कि जब कोशिकाएं नहीं थी, जब वह सिर्फ एक कोशिका का स्टेज था, उस वक्त सिर्फ उसमें जो है, जो कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म वगैरह जो उतने हैं, और रेटिकुलर सिस्टम था। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जो थे, ये किस आधार पर फंक्शन कर रहे थे? यानी कोशिकाओं के भीतर भी तो पार्ट्स हैं जो फंक्शन करते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा जो बैक्टीरिया है जिसमें जो कि एक ही कोशिका है, या ऐसा अमीबा है जो एक कोशिका का, आखिर उसमें तो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, तभी तो वो खा रहा है, पी रहा है, प्रजनन कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि चेतना तो एक कोशिका में भी शामिल है। और जब एक कोशिका भी जब नहीं बन पाया था, जब सिर्फ वो डीएनए के स्टेज पर था, तो उस समय भी तो आखिर वो कैसे बढ़ रहा था, कैसे रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए? तो कोई ना कोई सूचना तो उसमें प्रवाहित हो रही है, कैसे वो जुड़ रहा है एक क्रम से। तो यानी जब हम मॉलिकुलर लेवल पर जब जाते हैं, जब हम डीएनए में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मॉलिकुलर लेवल पर चले जाते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, एडेनोसिन के, थायमिन के, साइटोसिन के,
गुआनिन के, यूरेसिल के, सब डीएनए और आरएनए में ये सब जो हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन में फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी सूचनाएं आ जा रही हैं, आदान प्रदान हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, जिसके कारण वे रेप्लिकेट कर रहे हैं, वे प्रोटीन बना रहे हैं। राइबोसोम के साथ जो है मिल करके वो सब प्रोटीन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं। तो उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल का जो अटैचमेंट है, ये सब चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही है उसकी, और जब प्रेरणा आ रही है तो किसी न किसी कारण से आ रही है, कहीं से सूचनाएं आ रही हैं। तो वो कहाँ से सूचना आ रही है? अभी तक हम तो सूचनाओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। आखिर डीएनए उसी तरह से क्यों चलता है, क्यों होता है, और उसका एक विशेष क्रम है, क्यों बनता है? मानव में एक विशेष क्रम बनता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये मानवों का डीएनए है। चिंपांजी में अलग ढंग का बनेगा, गायों में अलग ढंग का बनेगा, कुत्तों में अलग ढंग का बनेगा, शेर में अलग ढंग का बनेगा, पक्षियों में अलग ढंग का बनेगा, कीड़े मकोड़ों में अलग ढंग का बनेगा, ड्रोसोफिला फ्लाई में अलग ढंग का बनता है, पेड़ पौधों में अलग ढंग का बनता है। तो वहाँ तो कार्य चल रहा है, पेड़ पौधों के भी कार्य चल रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तभी तो इसका मतलब है कि चेतना और गहराई से आ रही है। चेतना जो है मॉलिक्यूल से भी नीचे गहराई से आ रही है, यानी मॉलिक्यूलर स्टेज तक हम चेतना को नहीं पाएंगे। यानी अगर मॉलिक्यूलर स्टेज तक जो है, अगर इसका विध्वंस हो जाए हमारे शरीर का, यानी हमारा बॉडी पार्ट अलग कर गया, बॉडी को अलग कर दिया गया, बॉडी पार्ट को अलग कर दिया गया, और कोशिकाओं तक को अलग कर दिया गया, या डीएनए को भी अलग कर दिया गया, तो भी चेतनाएं जो हैं वो मरी नहीं, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वे तो और सूक्ष्मता से आ रहे थे, और सब्टल लेवल से उसका जो है ओरिजिनेशन हो रहा था। मॉलिक्यूलर लेवल तक में भी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं सब एटॉमिक लेवल पर। जब सब एटॉमिक लेवल पर आते हैं तो हमें यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिलता है, और हमें एक और चीज़ मिलता है, जिसमें कि हम उसमें देखते हैं कि वेव फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स सूचनाएं को इधर से उधर ले जा रहे हैं। या तो हम जान रहे हैं कि ये सूचनाओं को कैरी कर रहे हैं, ये फोटो को कैरी कर ले रहे हैं, तो अन्य सूचनाओं को भी कैरी कर ले रहे हैं साथ में। तभी तो हम मोबाइल से या कंप्यूटर से या टेलीविज़न से या इसी तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ज़रिए हम सूचनाओं को इधर से उधर कर पा रहे हैं। सूचनाएं तो जिसको हम लोग निर्जीव कह रहे हैं, उसमें भी आदान प्रदान हो रही है। इसका मतलब है कि यह जो चेतना है यह सजीव और निर्जीव दोनों में बह रहे समान रूप से। सजीव की जो सूचना है वह निर्जीव से होकर के फ्लो हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सूचनाएं जो हैं, जो चेतना है, वह सजीव और निर्जीव का अतिक्रमण कर रहा है, यानी इनसे भी सूक्ष्म है। जहाँ इनका विभाजन है सजीव और निर्जीव का, उससे भी सूक्ष्म है यह। इसीलिए हमारी छवि मोबाइल से चली जा रही है, हमारी भाषा चली जा रही है, हमारी भावनाएं तक भी चली जा रही है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहे हैं जो हमारी भावनाएं तक कॉपी हो रही है। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बना दिए हैं, और विचार का वहाँ प्रवाह हो रहा है, वे भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चेतना है वह सजीव और निर्जीव से और सूक्ष्म हो जा रहा है। चेतनाओं का जगत जो है और सूक्ष्म है। तो मैं उस प्रयोग की बात कर रहा था, तो साइंटिस्टों ने एक और प्रयोग किया है, फिजिस्टों ने, कि देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सूचनाओं को कैरी करते हैं, या फोटॉन्स हैं जो सूचनाओं को कैरी करते हैं, संवेदनाओं को कैरी करते हैं,
तो यह देखा गया है कि यह जो है ये एंटेंगल्ड स्टेट में रहते हैं जब, तो एक साथ सूचनाओं को कैरी कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं है तो दूसरा, जो स्पूकी एक्शन कहा जाता है, दूसरा कितनी भी दूर हो दूसरा इलेक्ट्रॉन, साइमल्टेनियसली सूचना एक्सचेंज हो जाता है उनके बीच में। यानी वहाँ डिस्टेंस मायने नहीं रखता, यानी स्पेस मायने नहीं रखता है कि कितने दूरी पर है, और टाइम भी मायने नहीं रखता। इसका मतलब है कि जब हम स्पेस और टाइम फ्रेम में रहते हैं तो ही बॉडी में रहते हैं, और जब हम स्पेस और टाइम को हम क्रॉस कर देते हैं तो हम बॉडी से क्रॉस हो जाते हैं, बॉडी का अतिक्रमण कर देते हैं, बॉडी को ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो यह पाया गया है कि एंटेंगल्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स साइमल्टेनियसली एक ही साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जो इन्फॉर्मेशन है वह यूनिवर्सल है, वो सजीव और निर्जीव में कैद नहीं है। सूचनाएं सजीव और निर्जीव में कैद नहीं है, वो यूनिवर्सल है। वो यहाँ से वहाँ ऐसी जा सकती हैं, सूचनाएं एक साथ आती हैं, एक साथ उपलब्ध होती हैं। यह सबसे रहस्यमयी बात सामने आई है। और जब एक साथ आती हैं तो सजीव निर्जीव का कोई मायने नहीं रखता, और इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम और मास के फ्रेम से वो बाहर की चीज़ है। इसका मतलब है कि जो चेतना है वह मास के बाहर की चीज़ है, वह स्पेस के समय के स्थान से बाहर की चीज़ है। और इसका मतलब यह हो गया कि वह जो है लीनियरिटी शो नहीं करता। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी में विश्वास करते हैं, इवोल्यूशन में विश्वास करते हैं, तो इवोल्यूशन का मतलब यह हो गया कि वहाँ पर एक लीनियरिटी है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है, कि यह प्रभाव है, इसका मतलब यह कॉज होगा। कॉज और इफेक्ट का जो सिस्टम है क्लासिकल फिजिक्स में आता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कॉज और इफेक्ट नहीं आता है। इसी के कारण, क्योंकि जो टेलीपोर्टेशन है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो शो किया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि एकाएक यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाना किसी सूचना का, क्वांटम कम्युनिकेशन जो है उसी से डेवलप हो रहा है। और ये जो स्पूकी एक्शन जो होता है, जो जब फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एंटेंगल्ड होते हैं तब ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स के विषय में बतलाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि बहुत सूक्ष्म तत्व है, बहुत, उसकी स्पीड भी करीब करीब फोटॉन के बराबर है। परंतु इसका जो डायमेंशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये सबसे छोटा तत्व तो है नहीं, क्योंकि 10⁻⁻22 मीटर इसका डायमेंशन आता है। इसका मतलब है कि इसको भी विभाजित किया जा सकता है। तो अगर इसको विभाजित किया गया, साइंटिस्टों ने पाया कि इसके भी 3 जो है सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के भी विभाजन करके पाया कि ऑर्बिटॉन, स्पिनॉन और होलोन, ये जो हैं ये 3 इसके जो है क्वासी पार्टिकल्स हैं। क्वासी पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि ये इसका 3 विभाजन तो है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं अलग, और सर्वथा अलग उनको अभी नहीं कर पाए, और वो या उनका सर्वथा अलग स्टेट नहीं देख पाए, वो एकदम मिले हुए हैं एक जैसे, लेकिन वो कुछ ना कुछ भिन्न है। तो ये तीनों एकदम मिलते रहते हैं, मिक्सचर होते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके 3 क्वासी पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि सूचनाओं का लेवल इलेक्ट्रॉन से नीचे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसे कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन से ऊपर का लेवल नहीं है यह, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेज पर चेतना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह माइंड से अलग हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि ब्रेन में यह होता है, तो उसका मतलब यह नहीं है। तो इसलिए ब्रेन में नहीं होता है, या तो यह परमानेंटली फिक्स्ड हो गया कि यह ब्रेन की बात नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इसे कैरी कर रहे हैं, यानी यह और सूक्ष्म है। ये क्वासी पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं, वो बतलाते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी डिवाइड हो रहा है, और जहाँ डिवीजन है, जहाँ पर द्रव्यमान है, जहाँ पर आकार प्रकार है, इलेक्ट्रॉन्स के आकार है। इसलिए मैंने आपको बताया, जब यह आकार है
तो यह मैटर के तहत आता है, और जहाँ मैटर होगा वहाँ टाइम भी होगा, निश्चित है, और वहाँ स्पेस भी होगा, यह निश्चित है। और जो स्पूकी एक्शन है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन की जो बात होती है, क्वांटम कम्युनिकेशन की बात होती है, तो वहाँ पर जो इंटेंगलमेंट होता है, मान लीजिए इंटेंगल्ड किया जाता है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किया जाता है, -257 डिग्री के आसपास ये एंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो यह बताना चाह रहे हैं कि, और रोजर पेनरोज ने कहा कि हम लोग का जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे एंटेंगल्ड स्टेट में हो रहे हैं, और एंटेंगल्ड स्टेट में होने के कारण क्या है कि जो हमारी सूचना होती है, जो दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन होता है, वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ पूरे शरीर को उपलब्ध होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं को, शरीर के सभी डीएनए को एक साथ उपलब्ध होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो एक साथ फ्लो कर रहा है, एक इस नस में जा रहा है, एक उस नस में जा रहा है, उसका एक इस सर्किट में जा रहा है, वायरिंग किया हुआ है, उस वायर के जरिए फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं। वायर के जरिए नहीं फ्लो कर रहा है, न्यूरॉन्स के वायर के जरिए फ्लो नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी नहीं है। वास्तविक जो कनेक्टिविटी है वह साइमल्टेनियस है, वह क्वांटम स्टेट में है। यह रोजर पेनरोज ने बताया और कहा कि कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि नहीं, वहाँ पर तो हीट जो है इतना ज़्यादा है माइंड में कि वहाँ पर क्वांटम स्टेट संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्वांटम स्टेट हीट स्टेज पर भी जो है, जो सामान्य सा हीट स्टेज है उस पर भी संभव है, और ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी यह देखा गया है, जहाँ पर कि कुछ हीट उपलब्ध होता है पेड़ पौधों में। तो यह पाया गया है कि यह क्वांटम स्टेट उस समय में माइंड में भी हो सकता है, मस्तिष्क की गर्मी से उसका कोई हाँ यह जरूर है कि मस्तिष्क जितना ठंडा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन, इतना सुपर मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, और वैसी स्थिति में व्यक्ति की चेतना लगभग इनफाइनाइट स्टेट तक पहुंच जाएगी। यानी व्यक्ति जितना शांत होगा, जितना कूल होगा, शांति उतनी ज़्यादा होगी, और पूरे विश्व स्तर की जो गहराई है, पूरे कॉस्मिक एनर्जी के स्टेज पर जा करके, तो वहाँ तक उसकी पहुँच होती जाती है। और जो विश्व चेतना है, उस विश्व चेतना से इसकी चेतना मिल जाएगी, और उस विश्व चेतना का इसे आभास होगा। तो वह जो अनंत चेतना है, जो परम चेतना है, उसका आभास होगा, और वही जो है परम ज्ञान, परम मोक्ष कहलाता है, परम बोध कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। तो यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर जो बतलाया जा रहा है कि क्वांटम कम्युनिकेशन होता है, वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक स्टेज पर भी नहीं होता है, वह और सूक्ष्म लेवल पर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के भी जो है द्रव्यमान है, और उसका भी जो है आकार प्रकार है, जबकि चेतना का आकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह निर्जीव और सजीव की बाउंड्री को पार करता है। चेतना का मतलब हो गया कि वहाँ समय नहीं होना चाहिए, और समय का अतिक्रमण किया हुआ है, और वहाँ पर दूरी नहीं होनी चाहिए, दूरी का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, और द्रव्यमान का भी नहीं। तो इसका अर्थ हो गया कि वहाँ आकार प्रकार नहीं होना चाहिए, वह निराकार तत्व होना चाहिए। और निराकार तत्व जो है वही तो अध्यात्म बराबर कहता आ रहा है, परमात्मा के निराकारत्व की बात करता आ रहा है। यानी अगर कोई चीज आकार प्रकार है, इसका मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम बिंदु सोच सकते हैं, मैथमेटिकली अगर बात करें तो, ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स की बात करें तो, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु हम सोच सकते हैं तो वही आकार है। और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु ही जुड़ जुड़ करके रेखा बना देती है, और उस रेखा से जुड़ जुड़ करके कोई आकार बनता है, कोई भी द्रव्यमान होता है। अगर कोई तत्व सूक्ष्म बिंदु से जो कल्पना, सबसे ज़्यादा हम जो कल्पना कर सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु का, उससे भी अगर सूक्ष्म तत्व हो जाए तो वो अविभाज्य तत्व हो जाएगा।
अविभाज्य तत्व हो जाएगा, इसका मतलब है कि वह पदार्थ से बाहर चला गया, इसका मतलब वह चेतना हो गया। पदार्थ से बाहर का जो जगत है चेतना है। पदार्थ वहां से है जहां से संयोजन और विभाजन होता है, जहां से कुछ जुड़ता है कुछ टूटता है। यानी चेतना का जो संसार है, चेतन तत्व जो है वह पदार्थ तत्व से सूक्ष्म है, वहां पर विभाजन नहीं है, अविभाज्य तत्व है। इसी को तो आत्मा कहा गया, अविभाज्य तत्व। तो वह चेतना ही आत्मा है, अविभाज्य तत्व है, और उसकी उपलब्धता हर समय है, हर जगह है, कहीं उसकी अनुपलब्धि नहीं है। तो यह चेतना के विषय में जो कुछ बातें आ रही थी, इसको समझ लेना पड़ेगा। और जो हम लोग बाहर जो हम लोग कहते हैं कि ये बॉडी बिल्ड होता है, तो ये क्या फर्मियोन का खेल है, ये जो बॉडी बिल्ड होता है, आप ऐसे समझ लें। यहाँ पर जो अभी जो चेतना के बाद छोटे स्तर पर जिन लोगों ने अभी काम किया है, वे लोग बस चेतना के बस माइंड के मॉड्यूलर स्टेट तक की ही बात कर पा रहे हैं। ये छोटे छोटे सर्किट में माइंड काम कर रहा है, उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी बात इतना तक बात कर रहा है। ये तो अभी चेतना का बहुत स्थूल स्तर है जिस पर बात हो रही है। चेतना का वास्तविक सूक्ष्म स्तर तो है, वहाँ पर्सनालिटी की तो कोई बात ही नहीं है। पर्सनालिटी तो वहाँ कोडिफाइड हो चुका है और बहुत और सूक्ष्म में हो चुका है। वह पर्सनालिटी तो एक तरह से मैग्नीफाइड हो चुका है, बड़ा हो चुका है। वह सूक्ष्मता को भी नहीं दर्शा रहा है। तो जो विश्व चेतना है, परम चेतना है, वह सदैव सर्वदा उपलब्ध है। और यह जो बॉडी है, जिसको हम बॉडी समझते हैं, वास्तव में क्या है? यह चेतना की ही अभिव्यक्ति है। ये बॉडी और कुछ नहीं है, चेतना की ही अभिव्यक्ति है। चेतना का ही एक स्थूल स्वरूप है। चेतना ही अपनी स्थूलता में पदार्थ है। जो मैंने कहा कि सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व जो हम सोच सकते हैं, बिंदु, वह बिंदु क्या है? वह पदार्थ है। लेकिन वह पदार्थ कहाँ से आया? वह चेतना का ही स्थूल स्वरूप आया। और इस चेतना और पदार्थ के बीच में एक जो है ट्रांजिशन स्टेट भी है, जिसे मैं बता देना चाहता हूँ। उसी को शास्त्र में माया कहा गया है। इसे क्वासी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ये इन दोनों के बीच का एक संधि तत्व है। तो यह संधि तत्व है जो कि चेतना से उस में आया और वहां से फिर पदार्थ में आया। तो चेतना से संधि तत्व, संधि तत्व से पदार्थ। तो चेतना और पदार्थ का संधि तत्व है जहां पर कि वो दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि उनके बीच का आप सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। और यह समझाने के लिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स के वे सब मिले हुए हैं, उसको अलग नहीं कर पाते हैं, उसी तरह जैसे क्वार्क्स के भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हम अलग अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो वे अभी अलग नहीं हो पाए। तो वो चेतना का स्तर है। अब बात आती है मरने की। जब हम मरते हैं तो क्या सब कुछ हमारा शून्य हो जाता है? ऐसा नहीं होता है कभी भी। जो कुछ भी हमारे में चेतना है, उसकी विद्यमानता होती है, वो सब कुछ कोड में चला गया है। और चेतना के अलग अलग स्टेज पर और मैटर के अलग अलग स्टेज पर जो है कॉन्शियसनेस प्रकट है। और वहाँ पर सूचनाएं उस हिसाब से ही बनी हुई हैं। तो वे जो सूचनाएं हैं, वे और सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के जहाँ तक हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा बॉडी के पार्ट का जो यानी कोशिका के जो सूक्ष्म भाग है वो खत्म हो रहा है, या डीएनए का वो लेवल खत्म हो रहा है, टूट रहा है, कुछ जो बच रहा है, तो वो उसमें सूचना कहते हैं। एक बार और बता दूं, जो फ्री कार्बन्स हैं वे और जो डीएनए में जो कार्बन है वे, उसमें अंतर निश्चित है। ये दोनों एक ही नहीं है। किसी को लग सकता है कि कार्बन तो कार्बन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत स्थूलता से देखेंगे तो एक लगेगा। या डीएनए में जो नाइट्रोजन है और बाहर जो नाइट्रोजन है, दोनों एक ही नहीं है। जब वो डीएनए से जुड़ता है तो वो कुछ एनरिच्ड हो जाता है, उसमें सूचनाएं आ जाती हैं।
और उस स्तर तक की जो सूचनाएं हैं उसमें आ जाती हैं, उस स्थूल स्तर तक की सूचना आती है जो मॉलिकुलर स्टेट है, या आप कह सकते हैं एटॉमिक स्टेट है। एटॉमिक स्टेट तक की सूचनाएं उसमें शामिल होती हैं, लेकिन सूचना एटॉमिक स्टेट से भी सूक्ष्म है और बहुत। लेकिन जब कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन डीएनए से मिलेगा, यानी डीएनए का वो एक जब है बेस पेयर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा, उस समय क्या होगा कि वह बाहर जो फ्री कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हैं उनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ सूचनाएं आ जाएंगी, क्योंकि वह जो है जो फ्री बाहर में उपलब्ध था वह इनऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर था, फास्फोरस था। लेकिन जब यहाँ आया तो वह ऑर्गेनिक हो गया, यानी वह जैविक हो गया। और जब जैविक हो गया वह, तो जैविक सूचनाएं उसके पास आ गई। तो जो इनऑर्गेनिक लेवल पर जो सूचनाएं थी वो तो थी ही थी, लेकिन जैविक सूचना भी आ गई। इस स्तर पर वहां पर वह भिन्नता हो गई। तो यदि वह अलग होता है इससे, तो भी वह अपने में वह सूचना रखता है, इसलिए वह एक विशेषता अवश्य ही रखेगा इनऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से उसकी सूचना अलग होगी। और वहाँ से उसको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाए तो वहाँ से उसको हम फिर से बेस पेयर बना सकते हैं, यानी एडिनोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब बना सकते हैं। और उसके माध्यम से फिर जो है हम एमिनो एसिड्स जब बना लिए तो हम डीएनए स्ट्रैंड बना सकते हैं, और डीएनए स्ट्रैंड बन गया तो लाइफ बन गया। कहने का मतलब है कि जो जीव में जो इनऑर्गेनिक तत्व आए हैं वे कुछ विलक्षण हैं, उनमें कुछ सूचनाएं हैं एटॉमिक लेवल पर। लेकिन जो चेतना की जो बात हो रही है वो तो काफ़ी सब एटॉमिक लेवल से भी लो है, उससे भी सूक्ष्म है। हालांकि जो हम लोग मृत्यु देखते हैं सामान्यतः, जो हम लोग मृत्यु आग जला करके या सड़ा करके, किसी को गर्दन काट के या जहर दे करके जो हम लोग जो डेथ कॉज करते हैं, तो वहाँ पर जो सूचनाएं हैं या जो विध्वंस है वो अधिक से अधिक एटॉमिक लेवल तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। हम किसी भी व्यक्ति को तोड़ते हैं तो अमूमन तो ये है कि हम उसे डीएनए लेवल तक ही तोड़ते हैं, इसीलिए हमको फॉसिल्स मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम जला दें, बहुत उच्च तापमान पर जला देते हैं, तो डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन तब वो जो है वो एटॉमिक लेवल पर चला जाएगा। और एटॉमिक लेवल पर भी गया तो वह ऑर्गेनिक एटम है, और वैसी स्थिति में उसके पास भी सूचना है, वहाँ से भी वह आ सकता है, पुनः उसको जीवित किया जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि जब हम मरते हैं तो हमारी सूचनाएं विद्यमान रहती हैं, हमारी सारी यादें कैद हैं, वो अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग लेवल पर कोडिफाइड रूप में है, एक कोड रूप में है। और वो जो कोड है वो तरंगों के अर्थ में है और काफ़ी सूक्ष्म है। तो वहाँ से उसको रिट्राइव करना, वापस लाना थोड़ा कठिन है, परंतु संभव तो है। तो हमारी सूचनाएं एकदम बहुत नीचे तक चली जाती हैं, चेतना के स्तर तक तो रहती हैं, लेकिन हम इतना नहीं मार पाते हैं कि वो चेतना तक की नौबत आए, बल्कि हम अभी उसे पदार्थों में ही रहने देते हैं। हम बहुत जला भी देते हैं तो पदार्थों तक ही वह रहता है, तो वहाँ से उसे वापस लाया जा सकता है। और वह जो पदार्थ की बात है जहाँ तो वह रहता है, तो उनकी जो समग्रता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, जो ऑर्गेनिक हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए थे,
ये मिल करके जो है ना, जो सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, ये इसी को सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। दिव्य आत्मा नहीं, सूक्ष्म आत्मा। और इसे भी हम नहीं मिटा पाते हैं। और यही एक शरीर से दूसरे शरीर को यात्रा करता है। यानी जो गीता में कहा गया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी वस्त्र की तरह ये बदलते रहते हैं। तो ये जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, तो हमारा उस शरीर की बात कर रहे हैं और उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो कि बदल रहे हैं। यानी वहाँ से हम फिर पुनर्जन्म लेते हैं। इस तरह से आत्मा का अस्तित्व जो है यह प्रमाणित होता है विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो आज विज्ञान और दर्शन का और पदार्थ और चेतना का मैंने आपको बतलाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस पर बहुत जिज्ञासा थी, इस पर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब वगैरह में भी पड़े होंगे, लेकिन ये हमारी अपनी जैसी सोच थी, जैसा अध्ययन था और जैसी हमारी साधना रही, उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस गहन चीज़ को समझे होंगे। अगर इसको समझेंगे तो फिर किसी प्रकार का अध्यात्म में कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको रह जाएगा, और न विज्ञान में कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा, न कोई आपको भ्रांति में रख सकेगा। तो आज इतना ही। वीडियो बड़ा है, लेकिन यह अनिवार्य था। ये छोटे छोटे 5-5 मिनट का नहीं बनाया जा सकता था, गंभीर विषय है। ओम हरि।